हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 15 जनवरी की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द जूनियर नेशनल कबड्डी मेंस टीम टाइटल? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उड़ीसा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। तो हरियाणा ने जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब कुछ कबड्डी से रिलेटेड जो न्यूज़ रही हैं उनको कवर कर लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2024 का सीज़न, जो 11वां सीज़न हुआ था, उसको किसने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। ये हरियाणा स्टीलर्स का पहला खिताब है। और किसको हरा के जीता? तो ये पटना को हरा कर जीता। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होगा? तो इंग्लैंड में होगा। वुमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पर होगा? तो ये बिहार में होगा। वुमेंस वाला बिहार में और कबड्डी वर्ल्ड कप जो मेंस वाला है वो इंग्लैंड में होगा। अगर बात करें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कबड्डी की, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है। प्रेसिडेंट कौन है? विनोद कुमार तिवारी इसके हेड है, यानी प्रेसिडेंट है। एक कबड्डी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक कबड्डी टीम में टोटल 12 प्लेयर होते हैं, पर ऑन फील्ड 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी इज अ नेशनल स्पोर्ट। कबड्डी किस देश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी? तो बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है? तो मतलब ये पूछा गया है कि ये कौन सा वर्ष है ऐसा जिसमें कि जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हुई है 1.5 डिग्री सेल्सियस से। तो आपको बताना है 2021, 2022, 2023 या 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2024। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है 1.5 डिग्री सेल्सियस 2024 में। इसके बारे में जो जान लेते हैं। जलवायु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में गंभीर कटौती नहीं की गई 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस सीमा को पार कर सकता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम है और अर्थव्यवस्था और मानव जीवन में विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। तो जो अर्थ एवरेज टेम्परेचर है वो 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ये 2024 में हमने देखा। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज सेट टू रीच अ न्यू हाई ऑफ 422 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि जो 422 ppm कार्बन का मात्रा बढ़ गया है। पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो इसमें कितना बढ़ गया है? 422 पार्ट्स पर मिलियन बढ़ गया है, जिससे कि क्या हो गया है, अब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वार्मर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया या ऑस्ट्रिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोएशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जोरान मिलनोविक ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो क्रोएशिया के बने हैं। अब बात क्रोएशिया की हुई है तो क्रोएशिया के बारे में जान लेते हैं। तो क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो क्या है? जाग्रेब। क्या है कैपिटल? जाग्रेब। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये सांगजन क्षेत्र में आता है, यानी कि इसकी यूरो करेंसी है। यूरोपियन करेंसी होने का तात्पर्य है कि ये एक तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है उसका सदस्य जरूर होगा। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन बन गए यहाँ के? जोरान मिलनोविक बन गए हैं। पीएम कौन है? तो आंद्रेस प्लेंकोविक हैं। 2013 में ये ईयू का मेंबर बना, तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर यूरो इसकी करेंसी है तो सेंगन क्षेत्र में आएगा। 2023 में यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां देश, यानी कि सेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला ये 20वां देश है। सेंगन क्षेत्र हम किसको कहते हैं? जहां पर यूरो करेंसी चलती है। अब देख लेते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डूमा बुको क्या बने हैं? बोत्सवाना के राष्ट्रपति। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो नवीन राम गुलाम। तो मॉरिशस में गुलाम कौन है? नवीन राम गुलाम। एशियन डेवलपमेंट के 11वें प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो मासातो कांडा। तो एडीबी कांडा। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। तो वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुओंग कुओंग। तो ऐसा नाम हो ना, तो ऐसा
किसका हो सकता है, चाइना का हो सकता है, वियतनाम का हो सकता है। तो आपको याद रखना है वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, लुओंग कोंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने, तो हारिनी अमरसूरिया श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार देसाई के। अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अब्देल मजीद तेब्बोने, ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेंटागटन सिनावात्रा। और तुनिशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो कामिल मद्दोरी बने हैं। थाईलैंड का कैसे याद रख सकते हो, तो थाईलैंड जिस चीज़ के लिए फेमस है तो उससे क्या होगा, सिन होगा। सिन यानी कि एक तरीके से पाप लगेगा, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तुनिशिया के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो कामिल मद्दोरी हैं। एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं, तो क्रिस्टिन मिशेल हैं। तो एस्टोनिया यानी कि स्टोन आ रहा है, तो स्टोन कैसा होता है, क्रिस्टिन का होता है, तो क्रिस्टिन स्टोन ऐसे याद रख सकते हो। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टिन मिशेल। ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो मसूद पेजेशाकियान। मसूद पेजेशकियान ये किसके राष्ट्रपति हैं, तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो कीर स्टारमर बने हैं। तो अब जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो कीर स्टारमर बन गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो डिक सूफ बने हैं। कौन बने हैं, डिक सूफ बने हैं नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, सिरिल रामफोसा। तो सिरिल रामफोसा कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, तो साउथ अफ्रीका के बने हैं। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, हल्ला टॉम्सडिटर बने हैं। तो ये तो बात हुई है तो राष्ट्रपति की, किसकी, आइसलैंड के राष्ट्रपति की। तो कौन बने, हल्ला टॉम्सडिटर बने हैं। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो क्लाउडिया शेनबाम बनी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं, गितानस नौसेडा। चाड के प्रधानमंत्री कौन बने, अल्लामा हालिना। और चाड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मोहम्मद इद्रिस डेबी। और जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग या जिसे हम कह सकते हैं सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन है 7.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, 5.5 या 4.5 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.5 किलोमीटर। तो जेड मोड़ सुरंग जो कि कश्मीर में बनाई गई है, इसकी लंबाई कितनी है, 6.5 किलोमीटर है। तो अब देख लेते हैं जो सबसे लंबी सुरंग या सबसे लंबी रोड टनल है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी रोड टनल कौन सी है, तो ये चेनानी नासिर सुरंग है, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बदल दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर में है। साथ ही ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है। तो ये भी याद रखना है, इसकी लंबाई कितनी है, 9.28 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग ये हुआ करती थी पहले पीर पांजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में, इसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर थी। पर जब से ये T50 सुरंग बनी है तो अब ये सबसे लंबी सुरंग हो चुकी है, रेलवे सुरंग हो चुकी है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग अब कौन सी, T50 है। इसकी लंबाई 12.70 किलोमीटर है। अटल टनल की बात करें तो इसका नाम रोहतांग सुरंग भी है, ये हिमाचल प्रदेश में है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ये 3000 मीटर और 10,000 फीट ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। ठीक है, तो ऊंचाई पर कितनी ऊंचाई पर है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, अटल सेतु कहाँ बना है, तो ये मुंबई में बना है। इसकी लंबाई कितनी है, 21.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ये कहाँ बना है, डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल है या डोला सादिया कहते हैं, ये कहाँ पर है, असम में है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर। ये असम का अरुणाचल प्रदेश को, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन सा पुल, तो डोला सादिया पुल, ये असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। हाल ही में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इसका नाम क्या है, हिमकवच, हिमकवर, हिमबंद या हिमवस्त्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमकवच। तो हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की, इसका नाम क्या है, हिमकवच है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो जो DRDO है इसने 11 जनवरी को सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की। ये जो हिमकवच है ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। हिमकवच एक क्लॉथिंग सिस्टम है
जिसे कई लेयर की ड्रेसेस मिलाकर तैयार किया गया है। सभी लेयर्स को गर्मी पैदा करने के लिए इंसुलेशन सिस्टम के मुताबिक बनाया गया है। हिमकवच सिस्टम को मॉड्यूलर डिज़ाइन किया गया है, जिसके चलते जवान इसमें मौसम के मुताबिक लेयर हटा और जोड़ सकते हैं। अभी -डिग्री में बॉर्डर पर तैनात सैनिक 3 लेयर वाली एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें हम एक तरीके से, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है, ECWCS हो जाती है इस यूनिफॉर्म की शॉर्ट फॉर्म। इसे DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को शुरू किया? Which state government has launched the Swami Vivekananda Yuva Shakti Mission on 12 जनवरी 2025? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन आरंभ किया है 12 जनवरी 2025 को। इसके बारे में और जान लेते हैं। राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देगी, ये उसका लक्ष्य है। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं तक की शिक्षा को पूरी करवाएगी। पिछले 3 सालों में जो पद खाली रहे हैं उन्हें लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक वर्ष में भरेगी। इसके अलावा सीएम ने, यानी कि मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने भोपाल में स्वामी विवेकानंद जी को दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली का भी उद्घाटन किया। किसने बनाई? तो शिखा शर्मा जोशी ने बनाई। इसके बाद अब देख लेते हैं जो एक तरीके से मध्य प्रदेश है वो किन कारणों से न्यूज़ में रहा, देख लेते हैं। ग्वालियर को यूनेस्को के संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी। बायो सीएनजी संयंत्र यानी कि बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला लालटेपारा गौशाला बनी। उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो इसका ग्वालियर में उद्घाटन हुआ। एमपी सरकार द्वारा किसे किशोर सम्मान 2023 सम्मानित किया गया? तो राजकुमार हिरानी जी को किया गया। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल बनी है, ये कहाँ की थी? उज्जैन की थी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये आपको बताना है कितने प्रतिशत दी है। नेक्स्ट, देश का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो ये रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। पीएम नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो एमपी में रखी। खजुराहो में यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इससे पहले एमपी और यूपी दोनों को फायदा होगा। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 ये कहाँ पर हुई? तो भोपाल में हुई। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन कारणों से मध्य प्रदेश न्यूज़ में रहा। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? When was नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 13 जनवरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 11 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तौर पर हम बात करें तो विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया 30 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरन श्रम दंडनीय अपराध है? तो आर्टिकल 23 के अनुसार। मानव तस्करी विधेयक किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये 2018 में अधिनियमित किया गया था। अब जनवरी महीने के हम इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। 1 जनवरी को हमने वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, और एक और दिवस मनाया था, उसका नाम क्या है? DRDO दिवस भी मनाया था, यानी कि DRDO का स्थापना दिवस था, वो भी मनाया था। 2 जनवरी को हमने क्या और मनाया? 2 जनवरी को हमने वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया। 4 जनवरी को हमने विश्व ब्रेल दिवस मनाया। 5 जनवरी को हमने राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया। 6 जनवरी को हमने गुरु गोविंद सिंह जयंती दिवस मनाया और साथ ही साथ विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया। 8 जनवरी को हमने अर्थ रोटेशन डे मनाया। 9 जनवरी को हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। 10 जनवरी को हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया और 12 जनवरी को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। एक और दिवस था हमने 11 तारीख को अभी बताया, और क्या बनाया हमने? राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस कब मनाया है हमने? 11 जनवरी को मनाया है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2026 में सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। तो इंडिया करने वाला है, इससे पहले भी 3 बार कर चुका है।
भारत चौथी बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले 1970 से 71 के बीच में इसकी मेज़बानी की थी, 1986 में मेज़बानी की थी और 2010 में कर चुका है इसकी मेज़बानी। ये याद रखेंगे। तो अब देख लेते हैं भारत किस किस सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, देख लेते हैं। भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखना है आपको। 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो भारत करेगा। 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? तो भारत होस्ट करेगा। भारत में 2024 में ही 40वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेज़बानी हुई, तो कोची में हुई थी, केरला कोची में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फरवरी 2025 में हुई। ये कहाँ पर होगा? तो भारत न्यू दिल्ली में हुआ। ये फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, वर्चुअली करेगा इसको। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन ये पर कहाँ पर हुआ था? पहला बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो भारत में हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इंडिया में हुआ, सितंबर 2024 में। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो भारत है। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ? तो भारत हुआ। 2025 में पहले खो खो विश्व की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता का, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया है, और ट्रैकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लामिडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो याद रखना है कुछ फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंदाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा या शेफाली वर्मा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई? तो ये स्मृति मंदाना बन गई हैं। इसके बारे में और देख लेते हैं। इसके अलावा वनडे में 4000 रन बनाने वाली वह कुल 15वीं प्लेयर बन गई हैं, और भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। पहली मिताली राज है। इस तरह वह वनडे में 100 से कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वैसे मिताली राज 7805 रनों के साथ महिला वनडे में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति मंदाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अब क्रिकेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो BCCI ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया। नेम क्या रखा गया इसका? तो BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 594 पारियों में से सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो VK बने, यानी विराट कोहली बने। वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बनी? तो शेफाली वर्मा बनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो जॉ रूट बने। ICC एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला सलीमा इम्तियाज़ बनी। 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? डायना एडल्जी बनी। और दूसरी कौन बनी? तो ये नीतू डेविड बनी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली पहली महिला कौन बनी? तो सूजी बेट्स बनी। ये न्यूजीलैंड की हैं और इन्होंने 334 मैच खेले हैं। और सेकंड कौन है? सेकंड है मिताली राज, इन्होंने 333 मैच खेले हैं। छठवां ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 ये कहाँ पर होगा? तो ये ओमान में होगा। ओमान में हुआ और अफगानिस्तान ने इसको जीता, श्रीलंका को हराया था। छठवीं ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? कोलकाता,
बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा बना है? तो ये कोलकाता बना है। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर चालू हुई? तो कोलकाता मेट्रो चालू हुई। कोलकाता मेट्रो 2010 में भारतीय रेलवे की 17वीं रेलवे जोन बनी है। तो कोलकाता मेट्रो जो है ये 2010 में भारतीय रेलवे की 17वीं रेलवे जोन बनी थी। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो कोलकाता बना है। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किसने किया? तो कोलकाता में किया गया। 1778 में अंग्रेजों ने भारत में कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी? तो कलकत्ता में की थी। फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया कौन सा है? तो बंगाल गजेट है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। कौन सा? बंगाल गजेट। 1780 में इसको प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। तो ये भी चीज़ें हैं, याद रखनी है आपको। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।